लड़का अपनी सपनों की जिंदगी जीने के लिए अपनी पत्नी के साथ सपनों की नगरी मुंबई में जाता है। मुंबई में जाकर वो रहने लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके पैसे खत्म होते हैं। पैसे खत्म होने के तक भी उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली थी। अब वो नौकरी की तलाश में दर बदर भटकता है। तभी उसके सामने एक चाय का ठेला आता है। चाय के ठेले पर एक व्यक्ति काम करता है, तो हर रोज ये लड़का वहीं पर जाकर चाय पिया करता था और अपनी पत्नी के साथ शायद कुछ वक्त भी बिताया करता था। रोज ये आशा और उम्मीद होती थी कि आज काम मिलेगा तो कुछ बेहतर जीवन होगा। जब चाय वाला उसकी हालत देखता है तो उसे वो एक नौकरी बताता है। दोस्तों, नौकरी एक अस्पताल के मुर्दा घर में होती है। मुर्दा घर में जब ये लड़का नौकरी करता है तो नौकरी के तीसरे दिन ही इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि ये लड़का अपने गांव भाग आता है। और जब ये गांव आता है तो 9 साल तक इसके साथ जो हुआ और इसके साथ जो बीती वो शायद मैं लफ्ज़ों में सही तरह से बयान नहीं कर सकती। आज इनकी उम्र 77 साल है, लेकिन जो इनके साथ हुआ और इनकी पत्नी के साथ हुआ वो काफ़ी डरावना था। क्या इस डर को महसूस करना चाहते हो? क्या इस सच्चाई को सुनना चाहते हो? क्या इसे जानना चाहते हो कि ऐसी चीज़ें भी हो जाया करती हैं? आमतौर पर कभी भी पोस्टमार्टम जो होता है, जहाँ पर मुर्दा घर होता है, वहाँ के जो लोग चीराफारी करते हैं एक व्यक्ति के जिस्म की, उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मरने के बाद बॉडी के कुछ पार्ट्स या कुछ अंग जीवित रहते हैं और वो कभी कभी काम करने लगते हैं। क्या ये सत्य है? साइंस के नज़रिए से देखें तो ये माना जाता है, लेकिन अगर एक आम इंसान के नज़रिए से देखा जाए तो ये फिर एक भूत वाली बात होती है। कितना यकीन करते हो एनर्जी पर? कितना मानते हो भूत प्रेत को? इन बातों को कमेंट बॉक्स में हमसे साझा करना। आज की घटना जो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आज एक ऐसे व्यक्ति की घटना आप लोगों के सामने रखती हूँ जिसने बहुत कुछ 9 साल तक झेला था। क्यों झेला था? क्या गड़बड़ी की थी? क्या उससे गलतियां हुई थी? जो सारी बातें ध्यान से सुनना। दोस्तों, आज की घटना हमारी यहाँ पर घटना शुरुआत होती है यूपी से। यूपी उत्तर प्रदेश का एक लड़का जिसका नाम यहाँ पर आपको बताऊँ चंद्रपाल है। चंद्रपाल बड़ा ही एक फिल्मी टाइप का लड़का था। फिल्मी टाइप यानी वो फिल्मी दुनिया में जीता था। हमेशा उसे लगता था कि मुंबई शहर सपनों का शहर है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे काम की हैं। वो शायद मन ही मन अपने आप को हीरो समझता है या अपने आप को कुछ समझता है। दूसरी तरफ जो चंद्रपाल होता है वो एक अच्छे परिवार से था, यानी उसके पास पैसे भी ठीक ठाक थे, यानी घर गुजारा अच्छे से चल रहा था। कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर वो मुंबई ना भी जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अपने घर में खेती बाड़ी और ऐसे काम बहुत सारे थे। चंद्रपाल अब यहाँ पर एक लड़की जिससे उसकी शादी होती है। यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि तू शादी कर ले, तो ये मना करता है। कहता है कि मैं मुंबई जाऊँगा, नहीं मुझे शादी नहीं करनी, पहले मुझे मुंबई जाना है। लेकिन जब उस लड़की को इसे दिखाया जाता है जिसका नाम भूमि होता है, ये पहले नाम से ही प्रसन्न हो जाता है क्योंकि बहुत अजीब तरीके के उस समय नाम थे, लेकिन भूमि नाम की नाम मिलना तो बहुत अच्छी बात है। जब उसे देखता है तो उसे देखकर इसके दिल में कुछ होता है। और दोस्तों, फिल्मी दुनिया में जीने वाला शायद एक फिल्मी जिंदगी ही जीना चाहता था। चंद्रपाल भूमि से शादी करता है और भूमि से बात करता है पहली ही रात को। मेरा सपना है मुंबई में जाकर कुछ करूं और शायद मैं भी कुछ बन सकता हूं या कर सकता हूं। पत्नी जो शायद शुरुआत में पति की हर एक बात का पालन करती है और बहुत सपोर्ट करती है। ये पढ़ा लिखा भी था, उस टाइम पर पढ़ा लिखा था। दोस्तों, यहाँ पर घर वालों के सामने खाना नहीं खाता है, पत्नी से ठीक से बात नहीं करता है। सपने दिखा दिए थे पत्नी को, तो घर वाले कहते हैं कि तेरा जो मन करे तू वो कर सकता है। और ये अपनी पत्नी को लेकर मुंबई जैसे शहर में पहुँच जाता है जिसे शायद सपनों की नगरी कहते हैं। मुंबई के कई चेहरे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये पहुँच जाता है चंद्रपाल, वहाँ पर रहता है, कुछ पैसे घर से लेकर जाता है। अब वहाँ पर जब इसने माहौल देखा तो रहने तक की जगह नहीं थी। जो चंद पैसे अपने जेब में लाया था वो तो बहुत कम थे, ना के बराबर थे। 10 दिन बीतेंगे, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं बीतेगा। दोस्तों, यहाँ पर चंद्रपाल दर बदर भटकता है। पढ़ा लिखा था, चीज़ों को जानता है। कहीं वहाँ पर बहकाने वाले भी होते हैं, आपको भ्रमित करने वाले भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। अब यहाँ पर ये पूरे दिन काम ढूंढता है और दोपहरी भरा टाइम काम ढूंढता है। एक चाय की टपरी पर चाय पीता है। चाय वाला इसे रोज़ देखता है। कौन हो तुम? भाई जवान हो? ये कहता है कि मेरा नाम चंद्रपाल है।
मैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी से आया हूँ। अरे तुम तो बड़ी दूर से सफ़र तय करके आए हो। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर बहुत कुछ समझ रहा था, लेकिन मेरे तो पैसे आने जाने में ही खर्च हो गए, यानी आने में ही। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई काम है? चाय वाले ने कहा कि भाई तुम अच्छे घर से लग रहे हो, बच्चे तो अच्छे घर के हो, खान पान और कुछ ऐसा तुम्हारे शरीर पर दिख रहा है। चाय वाले ने कहा कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 10 या 12 रुपए दे दिया करूँगा। तुम मेरी जो टपरी है इस पर इन कांच के बर्तनों में पहले, यानी कांच के गिलास जो होते थे उनमें चाय पी जाती थी। दोस्तों इसी चाय की टपरी के सामने एक अस्पताल होता है, अस्पताल जिसको कूपर अस्पताल भी कहा जाता है। हालांकि वो बहुत प्रसिद्ध अस्पताल है और यहाँ पर 1970 में उसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर एक डॉक्टर R.N. कूपर हैं, जिनके नाम पर इन अस्पताल का नाम रखा गया। हालांकि इस अस्पताल के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इस अस्पताल के बारे में कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहीं पर एक अस्पताल होता है। अस्पताल में जो लोग होते हैं काम करते हैं, लेकिन ये बाहर से उस अस्पताल को देखता है। लेकिन ये जो चाय की टपरी पर काम करने वाला था, इसने कहा कि तुम बड़े परेशान रहते हो, क्योंकि बीते 15 दिन तक ये इसके पास आता है, रोज चाय पीता है, कुछ बर्तन साफ करता है, और इन पैसों से क्या होगा भैया? 10-12 रुपये हालांकि बहुत थे उस समय पर, लेकिन 10-12 रुपये क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। 2 या 3 रुपये की चाय थी उस वक्त। ये कहता है कि चंद्रपाल मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ, तुम्हें मैं एक नौकरी दिला सकता हूँ। चंद्रपाल ने सोचा कि मैं नौकरी करूँगा और रात की तुम्हें नौकरी मिलेगी। हालांकि अस्पताल सरकारी था या कुछ ऐसी चीज़ें थी, ठीक से नाम नहीं बता पाते हैं। कहते हैं कि कुछ समस्याएं हैं जो मैं नाम साझा नहीं कर सकता, ये उनकी कुछ समस्याएं हैं। ये कहता है कि तुम्हें वहाँ पर करीबन 400 रुपये मिलेंगे, और बहुत भारी रकम है 400 रुपये। आज के युग में नहीं है, लेकिन उस समय 400 रुपये बहुत बड़ी बात हो जाते हैं। ये फूला नहीं समझता है। अरे भाई कैसी भी नौकरी हो, मैं तो झाड़ू पोछा भी कर लूँगा, लेकिन अब तो पेट के लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि नई दुल्हनिया थी, ज़्यादा दिन शादी को हुए नहीं थे, अब उसको ऐसे छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर इसको नौकरी मिल जाती है। ये अस्पताल में वहाँ के डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर साहब ने इनको सरकारी नहीं, प्राइवेट तरीके से, यानी एक ठेके के तरीके से इनको रख लिया था। भाई हम जितने दिन चाहते हैं उतने दिन तुम्हें रखेंगे और फिर तुम्हें हटा देंगे। चंद्रपाल को लगा कि कुछ दिन करना है, बाकी पीछे देखा जाएगा, जो होगा उसके बाद तो मैं कुछ और ही करूँगा या कुछ बनूंगा। लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ बदल देती है इंसान को। चंद्रपाल ने पत्नी को बताया तो पत्नी खुश हो जाती है। अरे तुम तो आते ही कामयाब हो गए, मैंने कहा था ना तुम्हारा साथ दूंगी तो तुम कामयाब हो जाओगे। दूसरे दिन जब ये नौकरी पर जाता है, कहता है कि मेरी रात की नौकरी है और दरवाज़ा अंदर से कैड़ा बंद किया करना और ज़्यादा किसी की मत सुनना। दोस्तों ये उस अस्पताल में जाता है तो इसे पता चलता है कि एक मुर्दा घर में नौकरी करने वाला है। नई नवेली दुल्हन को छोड़कर एक मुर्दा घर में नौकरी करनी कैसी बात है भैया? गांव में तो कोई नहीं करने देगा। अब उस मुर्दा घर में जब इसको नौकरी करने की बारी आती है, तो मैं उस जमाने की आपको बात बता रही हूँ। वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई तू एक काम कर, एक आधी पैक मार ले, उसके बाद तू काम कर पाएगा, क्योंकि नया बंदा है। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर कुछ मुंबई जैसे शहर में जब ये अस्पताल होता है, तो यहाँ पर मृत बॉडी जो होती हैं, मरे हुए सब बहुत ज़्यादा आते हैं। उनको सही तरह से रखना, उठाना, बैठाना इनकी जिम्मेदारी होती है। ये काम देखकर जो चंद्रपाल है वो पहले तो हैरान हो जाता है कि ये काम करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया था, लेकिन उसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों वो पहल की रात जब काम करता है तो एक मुर्दे को वो रख रहा था। मुर्दे को रखता है, तभी रखने के बाद जैसे उसकी पीठ फिरती है, मानो जिस चीज़ पर वो लेटा हुआ था वो एकदम से चर्क की आवाज़ करती है, जैसे पहिए नहीं चलते हैं। यहाँ पर चंद्रपाल पीछे की तरफ घूमता है कि ठीक से, तो उस मुर्दे का इसे हाथ लटका हुआ मिला, जो कि इसने उसके पेट पर रखा था। ये कैसे हुआ? क्योंकि सुबह उसका डॉक्टर रिपोर्ट तैयार करने वाले थे, उसका पोस्टमार्टम करने वाले थे। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? पहली नज़र में अभी डर नहीं लगा है। दोस्तों इस हाथ को वो फिर ठीक करता है, तभी दूसरे मुर्दे की चादर हट जाती है। ये देखकर ये थोड़ा सा भयभीत हो जाता है, क्योंकि ये शराब का सेवन नहीं करता है। बाहर आकर 2 लोग और होते हैं, उनके पास जाता है, कहता है अरे भाई तेरी तो ड्यूटी है, तू वहाँ से यहाँ क्यों आया है? तभी ये कहता है कि वहाँ पर तो कुछ ऐसा चल रहा है। तभी ये 2 लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तभी तो तुम्हें इतनी भारी रकम दी जा रही है उन लोगों को संभालने के लिए। अरे बेटा अभी तो रात आनी बाकी है। चंद्रपाल के होश उड़ जाते हैं, क्या होगा रात को? ये रात निकल जाती है। दूसरे दिन जब ये आता है तो लोग कहते हैं और भाई चंद्रपाल कैसी रही तुम्हारी रात? उसने कहा बहुत अच्छी रही। आज की रात ये उस मुर्दा घर में अंदर प्रवेश ही नहीं करता है, नहीं मुझे जाना ही नहीं है। वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों जब इसको जाना नहीं होता है, करीबन 8 सब वहाँ पर रखे हुए थे मृत लोगों के,
जिनकी सुबह रिपोर्ट दर्ज करानी थी, जिनका पोस्टमार्टम होना था, डॉक्टर उनकी रिपोर्ट दर्ज कराते। दोस्तों 8 जो मुर्दे रखे हुए थे ना, ये मुर्दा घर के बाहर बैठा रहता है और कहता है कि सुबह ही तो इनका काम होगा, सुबह देखूंगा, अब अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी शुरू होती है वो गहरी रात जिसे ये जीवन भर याद रखेगा। दोस्तों मुर्दा घर जो मेन दरवाज़ा, जिसके दरवाजे पर ही बैठा हुआ था, रात के वक्त सन्नाटा था पूरे अस्पताल में। जो 2 लोग इसके साथी थे वो बहुत कम उस मुर्दा घर के आसपास आया करते थे रात के वक्त। जवान लड़का, नई नई शादी हुई, अंदर हलचल मचनी शुरू हो जाती है। हलचल ऐसी जिसको डराने वाली थी। इनका कहना है कि जब मैं उसके बाहर बैठा हुआ था तो जिन चीज़ों पर वो लेटे हुआ करते थे ना, जो बेड थे या लोहे के जो होते हैं, आप स्ट्रेचर जिन्हें कहते हैं, उनकी चलने की आवाज़ आती है। कभी किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है, कोई हुकार भरता है। इस तरह की आवाज़ें मुझे आनी शुरू हो जाती हैं और मानो मेरी कान में कोई बहुत बुरी तरह से चीख रहा हो। इतना बुरी तरह से चीख रहा हो, मैं वहाँ पर कांपने लगता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती है कि उसके अंदर जाकर देखूं क्या हो रहा है, लेकिन मेरी ड्यूटी थी। कोई सब वहाँ से चोरी हो जाता या कुछ और ऐसी समस्याएं हो जाती। मैंने दिमाग लगाया कोई रात का तो बैठा नहीं बैठा है। दोनों चाचा तो मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा पी खा लेते हैं। शराब पीकर वो अपनी मनमर्जी करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ये लड़का होता है चंद्रपाल, उठकर उस दरवाजे को खोलकर जैसे ही भीतर जाकर देखता है तो देखता है 1:30 बज रहे थे। कोई भी सब ठीक अवस्था में नहीं था। किसी का हाथ नीचे था, किसी का पैर नीचे था, किसी की जिस पर वो लेटा हुआ था वो टेढ़ा हुआ था, एक स्ट्रेचर था वो हिला हुआ था। बिल्कुल तहस नहस चीज़ें हुई पड़ी थी। ये डर जाता है, धीरे धीरे उन चीज़ों को इकट्ठा करता है। सफ़ेद कपड़ा इन्हें दोबारा से उड़ाने की कोशिश करता है। सफ़ेद कपड़ा जब इन्हें ये उड़ाता है और ये पूरी चीज़ें समेट कर वहाँ से चलता है तो चंद्रपाल जी जो आज 77 साल के हैं कहते हैं कि मैंने, आप यकीन नहीं मानोगी वैष्णवी बेटी, मैंने क्या सुना? कहाँ जा रहे हो चंद्रपाल? और जैसे ही मैं देखता हूँ सभी के चेहरे उघरे हुए थे। सफ़ेद चादर जो मैंने अपने हाथों से उनके चेहरे पर ढकी थी वो चादर चेहरे पर नहीं थी। मैं डर जाता हूँ। मैंने जाकर बाहर से उस दरवाजे को बंद किया। मैं कांपने लगता हूँ, भगवान का नाम जप करने लगता हूँ तो दरवाजे को कोई पीटने लगता है, मानो इसे खुलवाने की कोशिश कर रहा है। खोलो। दरवाज़ा पीटने जब कोई लगता है ये बहुत ज़्यादा डरता है और ये वहाँ से भागने लगता है। भागने जब लगता है तो इसे के कंधों पर बोझ महसूस होने लगता है। ये उनकी कहना है, इसमें कोई भी चीज़ हमने अपनी तरफ से नहीं जोड़ी है। दोस्तों लोग हमसे कहानी साझा करते हैं। अगर आप भी कहानी साझा करना चाहते हो तो फेसबुक पर मैसेंजर के ज़रिए या यूट्यूब के मैसेज के ज़रिए भी आप हमसे वो कहानी पैराग्राफ के ज़रिए साझा कर सकते हो, यानी छोटी छोटी लाइनों में आप हमें उसे बता सकते हैं। दोस्तों ये भागता जाता है, तभी इसको 2 चाचा मिलते हैं जो बिल्कुल टल्ले थे। उनके पास जाकर ये बैठ जाता है। चाचा वहाँ पर तो बहुत बुरी हालत है, वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे वजन लग रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। वो दोनों हंसने लगते हैं। तुम्हें तभी तो रखा गया है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इस मुर्दा घर में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद सामान्य नहीं हैं। इसने कहा कि चाचा डॉक्टर चाहे 1000 रुपये दे या करोड़ों रुपये दे, लाखों दे, पहले तो लाख ही बहुत हो जाया करते थे, मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि बेटा अब रात के वक्त यहाँ से मत निकल, सुबह जाना। ठीक है, तो नौकरी छोड़ रहा है, हमें पता है, बहुत बच्चे आए और बहुत गए, हम दोनों ही यहाँ पर क्यों भाई मेरे साथ थे, हम ही जमते हैं, तीसरा कोई जमता नहीं है। ये हंसते हैं और उस बच्चे को ध्यान से सुनाते हैं क्योंकि उनके लिए ये बच्चा ही था। वो कहते हैं कि हम जग रहे हैं तो चिंता फ्री होकर यहाँ पर लेट जा। लेकिन इसके साथ अब कुछ हो चुका था। क्या हो चुका था? क्या हुआ था? दोस्तों इसके बाद यहाँ पर सुबह होती है, ये घर जाता है और घर जाते ही ये ज़मीन पर बेहोश हो जाता है और अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। पत्नी जिसकी मैं हिम्मत मानती हूँ, भूमि जिसका नाम है, जो एक ऐसे अनजान जगह पर थी, इतनी दूर से वहाँ पर थी, उसने हिम्मत करते हुए पति को होश में किया। उसने कहा कि मेरे साथ कुछ हो गया है। पत्नी ने इसको एक धागा बांधा, कुछ उसके पास था होगा जो माँ ने दिया होगा, शायद वो काम कर गया। हनुमान का नाम लेते हुए जो पैसे इकट्ठा किए थे, चाय वाले की टपरी के पास जाती और कहती है कि भैया
मुझे अपने पति को घर लेकर जाना है। पति को साथ लेकर जाती है। आज बिल्कुल बदला हुआ था चंद्रपाल, बहुत बुरी हालत थी और घर एक दिन में तो नहीं पहुंचा जाएगा। वो कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ पैसे दे दीजिए। इसके हाथ में या इसके पास एक छोटी सी सोने की चीज़ थी जिसे ये निशानी के तौर पर लेकर आई। इसने चाय वाले के सामने उस चीज़ को रख दिया, सामान को। कहा कि भैया ये आप जो मदद करोगे उससे ज़्यादा ही बैठेगा, मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, इसके साथ कैसे रह सकती हूँ, दोबारा इसके साथ ऐसा हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूँगी। चाय वाले ने सारी भावनाओं को समझा। दोस्तों, एक चाय वाले ने वहाँ पर मदद की और कहा कि ये मेरी बेटी समान हो तुम, ये सामान तुम रखो जो भी तुम्हारा है निशानी का, और तुम आज ही निकल जाओ, टिकट बुक कराओ। कुछ इस तरह की चाय वाला भी इनकी मदद करता है क्योंकि अब इसका पति सुध बुध गवा चुका था। ये डरती हुई वहाँ से सफ़र तय करती है और सफ़र जब तय करती है उसके बाद दोस्तों ये जब कई दिन बाद यानी अपने घर पर जब पहुंचती है तो वहाँ पर जाते ही रास्ते में भी भगवान का नाम होता है। यहाँ पर घर वाले जब पूरी कहानी को सुनते हैं तो पता चलता है कि चंद्रपाल के ऊपर किसी साये का यानी किसी आत्मा का साया है या इसके ऊपर कोई प्रभाव है, वो इसके साथ है। पत्नी की कुछ सूझबूझ से शायद ये अब तक सेफ है और सही है। दोस्तों 9 साल लग जाते हैं इस व्यक्ति को उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलने में। 9 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है। 9 साल तक ये दर बदर की ठोकरें खाता है, हर द्वारे पर जाता है, कैसा जीवन बनाना, कैसा एक्टर बनना, कैसी ज़िंदगी सही करना। इसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है, लेकिन भूमि के लिए आपको क्लैपिंग तो करनी होगी, ताली बजानी होगी, क्योंकि भूमि ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। कहा कि जीते जी और मरने के बाद भी तुम्हारे साथ हूँ। 9वीं साल में भगवान हनुमान की कृपा से इनके ऊपर कृपा होती है। 9 साल बाद इसके ऊपर से वो साया हटता है। कहते हैं 9 साल में खून 3 पॉइंट रह चुका था, शरीर बहुत पतला और दुबला हो चुका था, कहीं से भी कोई आराम नहीं था। कोई ऐसी आत्मा इसके ऊपर चढ़कर बैठ गई थी जिसने इसको बहुत ही ज़्यादा बीमार कर दिया था, हद से ज़्यादा इसको बीमार किया था, इतना ज़्यादा बीमार कि इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अपने आप सर से बाल हट जाते हैं, आंखें गड्ढे में चली जाती हैं, 3 पॉइंट खून रह जाता है। हर डॉक्टर से इलाज कराया लेकिन कहीं पर भी कोई इलाज नहीं मिलता है। 9 साल बाद हनुमान जी के मंदिर में कोई सीख देता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको दुख दिलद्दर देता है भगवान उसकी मत पहले हरी जाते हैं। रावण की मत को ही हरा था क्योंकि उसका विनाश करना था। कंस की मत को हर लिया था, उसका विनाश करना था। अगर कंस चाहता तो भांजे को प्यार से रखता और शायद श्री कृष्ण भगवान उसे नहीं मारते। तो कहते हैं ना कि जिसको दुख दिलद्दर दे ही उसकी मत पहले हर ले। तो ये बात यहाँ पर 9 साल में एक व्यक्ति हनुमान भगवान के द्वारे पर पहुँचता है। एक दिन में उसे आराम हो जाता है, शरीर में खून बढ़ने लगता है, सर पर बाल आ जाते हैं, गड्ढे में घुसी हुई आंखें ठीक हो जाती हैं। ये वो कहानी थी जो एक इंसान की आप बीती बात थी। उन्होंने कहा कि मैंने भुगता है, मैंने देखा है, मेरे एक छोटे गलत फैसले ने मेरी पूरी ज़िंदगी के 9 साल खा गए और वो गलत फैसला शायद मैं वहाँ पर नहीं जाता तो वो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से बिताता। और दोस्तों एक और बात बताऊँ, 9 साल तक उसे बच्चे नहीं होते हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी के पास ही नहीं जाता है। वो पत्नी एक साध्वी रूपी महिला है जिसने 9 साल तक पति का साथ दिया, हर दुख में साथ खड़ी हुई। 10वीं साल में उनको एक बच्चा होता है, बेटा, हंसी खुशी जीवन होता है। उनको आज एक ही बेटा है, उस बेटे के 2 बेटे हैं। इस तरह से इनका जीवन चल रहा है। ये वो कहानी है जो कहानी शायद आपको थपकी देकर जाएगी और एक बता कर जाएगी कि हाँ ऐसा भी होता है। तो बताइए इस कहानी पर कितना भरोसा है, क्योंकि इस कहानी के साक्ष्य तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास आमतौर पर फोटो होते हैं, जगह का ठीक से पता होता है तो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। लेकिन आज इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये घटना अगर किसी ने मुझसे साझा की है तो मेरा एक कहते हैं कि मेरा हक बनता है कि मैं ईमानदारी से ये काम करूं और लोगों को जानकारी दूं। तो बताइए कैसी लगी स्टोरी, राय ज़रूर लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, काफ़ी डरावनी है और कुछ अब आएंगे एक सच्चे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।